नमस्कार। मुद्दा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। महाराष्ट्र में कई दिनों से चल रहा मराठा आरक्षण अब काफी हिंसक हो गया है। तोड़फोड़ और आगजनी का ये जो दौर है अब वो थमता नजर नहीं आ रहा है। आंदोलन के बढ़ते जोर के बीच सरकार को भी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है और 30 अक्टूबर को बीड में हुई हिंसक वारदातों के बाद अब विरोध की आग मुंबई तक पहुंच गई है। मुंबई में मराठा प्रदर्शनकारियों ने एनसीपी विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हसन मुशर्रफ की गाड़ी में तोड़फोड़ की। हालांकि हमले के वक्त वो गाड़ी में मौजूद नहीं थे। बढ़ते हंगामे के बाद महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है और इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मंगलवार को एक महिला समेत 9 और लोगों ने आत्महत्या कर ली। 19 से 31 अक्टूबर तक यानी 13 दिनों में अब तक 25 लोग सुसाइड कर चुके हैं और इस साल सितंबर में शुरू हुआ आंदोलन 8 से ज्यादा जिलों में अब हिंसक हो गया है। ये संख्या 1990 के मंडल आंदोलन के दौरान की गई आत्महत्याओं के आंकड़े के बाद सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। पूरा महाराष्ट्र आंदोलन की आग में जल रहा है और इसी बीच मुंबई में मराठा आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और विपक्ष की ओर से एनसीपी चीफ शरद पवार समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक में सभी दलों ने सर्वसम्मति से मराठा आंदोलन का समर्थन किया, साथ ही सभी से शांति बनाए रखने की अपील भी की। मराठा आरक्षण को लेकर भले ही सभी दल सहमत हों, लेकिन इस पर सियासत भी जारी है। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी को इस बैठक में नहीं बुलाया गया। वहीं मराठा आंदोलन की मांग को लेकर सत्ता स्तर पर भी टकराव जारी है। बुधवार को जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तो मराठा विधायकों ने मंत्रालय के अंदर मुख्य द्वार बंद करके नारेबाजी की। विशेष सत्र बुलाने और मराठा आरक्षण देने की मांग रखी गई। दरअसल सियासी दल नफा और नुकसान को तोलते हुए अपनी रणनीति बना रहे हैं। आरक्षण के पक्ष में शिवसेना के 2 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। रविवार 29 अक्टूबर को हिंगोली से सांसद हेमंत पाटिल ने इस्तीफा दे दिया था। नासिक के सांसद हेमंत गोडसे ने भी इस्तीफा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भेज दिया। दरअसल महाराष्ट्र में मराठाओं की आबादी आपको बता दें कि 33% के आसपास है और उनकी मांग है कि मराठाओं को ओबीसी का दर्जा दिया जाए। दावा है कि सितंबर 1948 तक निजाम का शासन खत्म होने तक मराठाओं को कुणबी माना जाता था और ये ओबीसी थे, इसीलिए अब इन्हें कुणबी जाति का दर्जा दिया जाए और ओबीसी में शामिल किया जाए। कुणबी खेतीबाड़ी से जुड़ा एक समुदाय है। ऐसे में महाराष्ट्र में ओबीसी में शामिल किया गया है और कुणबी जाति के लोगों को सरकारी नौकरियों से लेकर शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलता है। अनशन पर बैठे मनोज जरांगे का कहना है कि जब तक मराठियों को कुणबी जाति का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। महाराष्ट्र की सियासत में मराठाओं का अच्छा खासा दबदबा है, अच्छा खासा दखल है और बीते 2 लोकसभा चुनावों का ट्रेंड बताता है कि महाराष्ट्र में सत्ता की चाबी मराठा वोटों के हाथ में है और इसी को लेकर अब लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत देखने को मिल रही है, तराजू के तौर पर सियासी तराजू को देखा जाए तो मराठा आंदोलन अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब ये जो मांग है आरक्षण को लेकर, इस पर लगातार दखल देने की मांग उठ रही है। केंद्र सरकार को इसमें दखल देने की मांग की जा रही है। बट ये जो पूरा मामला है इसमें अभी कुछ भी फिलहाल साफ तौर पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अब ये मामला जब तक कानूनी पहलुओं को नहीं समझ लेते हैं, कानूनी चीजों को नहीं जान लेते हैं, किस तरह से ये मुद्दा आगे बढ़ेगा ये भी देखने की जरूरत है। इसी पर बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ
गौरव मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही साथ संजय द्विवेदी प्रवक्ता शिवसेना से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मुकलेश शेख नेता एनसीपी से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ राजीव रंजन जो कि रेजिडेंट एडिटर हैं हमारे मुंबई के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत राजीव जी मैं आप ही से करना चाहूंगी। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी ये जो पूरा मामला है इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए, आप इसको थोड़ा बेहतर तरीके से समझाइए कि आखिर जिस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है, अब लग रहा है कि ये मामला सियासत की तरफ भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन सबसे पहले इसके बढ़ने की वजह क्या रही और ये कहां से शुरुआत हुई, ये सारी चीजें हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मराठा आरक्षण का मुद्दा शुरुआती दौर से ही महाराष्ट्र में रहा है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में मराठा मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त देखें तो लंबी फहरिस्त है और हर बार इन लोगों ने ये जरूर कहा है कि मराठा आरक्षण की बात करी गई है। पिछले दौर में जब मराठा आरक्षण की बात पहुंचते हुए यहाँ मुंबई हाईकोर्ट पहुंची थी, मुंबई हाईकोर्ट से ये जरूर कहा गया था कि मराठा आरक्षण दिया जाए, लेकिन जब वो आरक्षण दिया गया था तो वो आरक्षण कुल जो तय सीमा है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय सीमा है, वो तय सीमा के ऊपर यानी लगभग 62% आरक्षण तक वो पहुंच गया था, जो कि इस बार में दलील दी गई थी कि जिस तरीके से तमिलनाडु और केरल में आरक्षण की सीमा तय बढ़ाई गई है अपरिहार्य स्थितियों में, उसी हिसाब से यहाँ बढ़ाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह से नकार दिया। यहाँ कोई अपरिहार्य स्थिति नहीं है, क्योंकि मराठाओं को देखा जाए तो मराठा मुंबई महाराष्ट्र में बहुसंख्यक में गिने जाते हैं। 33% पूरी जनसंख्या के मराठा हैं और उसमें अगर देखा जाए तो उसमें लगभग 27% ऐसे लोग हैं उन 33% में जो कि सबल पक्ष से आते हैं, यानी शुगर मिल के मालिक हैं, बड़े उद्योगपति हैं या अलग अलग धंधों में वो लिप्त हैं। लेकिन उसमें उसके अलावा भी कहा गया था कि मराठाओं में एक बड़ा तबका ऐसा है जो भी खेती बाड़ी करता है, रोजगार करता है, दूसरों के यहाँ नौकरी करता है या खेत मजदूर है, उन्हें आरक्षण देने की बात है। देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आरक्षण की परिसीमा जो थी वो जो तय सीमा थे तय सीमा से अधिक था, लिहाजा वो आरक्षण की तय सीमा आरक्षण खत्म कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन मराठा आंदोलनकारियों का मतलब कहा गया था कि आप जो हमारा जो 1943 के अंतर्गत कुणबी समाज के अंतर्गत आते हैं, कुणबी समाज के अंतर्गत ही इन्हें ओबीसी के तहत दिया जाए, यानी ओबीसी की जो तय सीमा है उसमें से ये कटौती थी, जिसके लिए आपसी मतभेद चल रहा था। हालांकि इसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने रिपोर्ट भी दिया था कि मराठाओं में अभी कितनी संख्या है जो कि गरीबी रेखा से नीचे है या खेत मजदूर हैं, या इस तरह से उन्हें आरक्षण देने की पेशकश जरूर की गई थी, लेकिन इस पर अभी तक फैसला आना बाकी था। और ये दूसरा चरण है जो मराठा आंदोलन का रूप जो है उग्र रूप सामने आ गया था, क्योंकि पिछले लगभग 2 साल पहले जो मराठाओं में राज्य के अलग अलग हिस्सों से आंदोलन किया था वो शांतिपूर्ण तरीके से हर जगह चलता रहा था, अपनी संख्या दिखाई गई थी, जरूर दबाव भी बना था। लेकिन ये दूसरा चरण है, दूसरे चरण में यह आंदोलन उग्र रूप में आ गया है। अब लिहाजा जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक हुई है उसमें ये जरूर पक्ष लिया गया है कि मराठाओं को आरक्षण दिया जाए उनकी समाज की तरफ से, लेकिन अभी तक पूरी तरह से ऐसी सहमति नहीं बन पाई है इसे कानूनन रूप दे दिया जाए और कानून कहीं ये मान्यता दी जाए। लिहाजा ये जरूर है कि आगजनी होने की घटनाएं 2 विधायकों के घर पर जिस तरीके से आगजनी हुई, इस तरह से चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। लोगों में ये जरूर ये डर बना हुआ है कि आखिर रास्तों पर जिस तरीके से आंदोलन हो रहे हैं उस आंदोलन का आखिर परिणाम क्या होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जब तक के नियम कानून में फेरबदल न हो पाए, जिस तरीके से बातें जो चल रही है वो जब तक नहीं हो पाएगा तब तक आरक्षण देना संभव नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, जिस तरह की अभी तस्वीरें फिलहाल महाराष्ट्र से सामने आ रही हैं वो काफी डराने वाली हैं। लोग आरक्षण को लेकर आत्महत्या करते नजर आ रहे हैं, तो ये काफी गंभीर विषय बन चुका है। सबसे पहले रुख में गौरव जी आपका कर लेती हूँ। आज इस पूरे आंदोलन को लेकर मुंबई में मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरह से आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, हमले किए जा रहे हैं, इसको लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें सीएम एकनाथ शिंदे से लेकर देवेंद्र फडणवीस और विपक्ष के कई नेता, शरद पवार से लेकर कई लोग मौजूद रहे। बैठक में क्या कुछ हुआ? सर्वसम्मति की बात की जा रही है, क्या कुछ आपकी प्रक्रिया रहेगी, क्या कुछ आपकी तरफ से सर्वदलीय बैठक में तय किया गया है, किस तरह से आप इस मुद्दे को सुलझाएंगे? मराठा आरक्षण का विषय जो है वो लंबे समय से लंबित है और जो भी सरकार रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार रही हो या वर्तमान की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी की सरकार रही हो,
तब से मराठा आरक्षण को लेकर के जोरदार तरीके से इसका कैंपेन किया है। और आज जो ये आंदोलन हो रहा है, मैं पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो हिंसक घटनाएं हुई है वो मराठा समाज के द्वारा नहीं है, वो प्रायोजित है और कुछ चंद लोग हैं जो उसको प्रायोजित कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार शिवसेना के साथ वहां पर शिंदे जी, फडणवीस जी बहुत संवेदनशील है और इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई है, सैद्धांतिक रूप से सभी पार्टियों ने इसमें अपनी सहमति दिखाई है। जबकि जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो उसकी मान्यता है, वो 50% से ऊपर के आरक्षण की नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने तय किया हुआ। अभी राजीव साहब ने अभी इस विषय को उठाया भी, जबकि उस सीमा को ऑलरेडी पहले ही महाराष्ट्र में पार किया जा चुका है, 52% है। तो कहीं न कहीं उसमें बीच का रास्ता बने और इसके लिए एक विशेष सदन की भी बुलाने की बात चल रही है और मुझे लगता है कि उस पर भी सहमति बन जाएगी और सदन के माध्यम से ही इसका रास्ता निकलेगा और इसका क्या बेहतर विकल्प हो सकता है। क्योंकि जब मराठा को ओबीसी समाज में लिया जाएगा तो स्वाभाविक है कि ओबीसी समाज भी उसमें जो है अपना विरोध दर्ज करेगा और कर भी रहा है। तो दोनों की सहमति हो, किसी का हिस्सा न मारा जाए और जो वास्तव में अपेक्षित है आरक्षण के लिए मराठा समाज में, यद्यपि मराठा समाज महाराष्ट्र की राजनीति में या महाराष्ट्र के इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और संसाधनों में भी अगर देखा जाए तो सर्वाधिक लगभग 70% के आसपास जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो कृषि भूमि है, उस पर मराठा समाज है और कोऑपरेटिव में भी वही हिस्सेदारी है उनकी। तो ये डिस्क्रिमिनेट करना बहुत आवश्यक है कि उसमें वास्तविक अपेक्षित कौन लोग हैं जो जरूरतमंद है, उनके लिए उनकी समाज का सर्टिफिकेट जारी करना, उसके लिए भी एक कमेटी गठित हो गई है रिटायर्ड जज के नेतृत्व में। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही इस पर निर्णय होगा क्योंकि ये पेचीदा मुद्दा है। सर, ये मामला अभी का तो नहीं है, सर ये मामला अभी का तो नहीं है, बहुत पुराना मामला चलता चला आ रहा है। कब तक इस पर वक्त मांगा जाएगा, कब तक इस पर कमेटी गठित होती रहेगी, कब तक इस तरह से सर्वदलीय बैठक के साथ सबका सर्वसम्मति से आप इंतजार करते रहेंगे, कब तक? मुक्ता जी, 2015 में जब भाजपा की सरकार थी तो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने इस विषय को उठाया था और इसके आरक्षण देने की प्रक्रिया को शुरू किया था और माननीय उच्च न्यायालय ने उसको स्वीकार भी किया था। लेकिन उस पर रोक लगा दी गई। उसका टोटल प्रतिशत जो 16% था उसको घटा के 13% किया गया आरक्षण को और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। लेकिन अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया है, उसको स्वीकार कर लिया है, यानी कि उस पर बहस होगी, उस पर कुछ न कुछ सुप्रीम कोर्ट रास्ता निकालेगा, ऐसा हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। और साथ ही साथ विधानसभा भी इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और सभी दल इसमें आम सहमति बनाने के लिए तैयार है, तो इसका रास्ता निकल जाएगा। लेकिन ये जो हिंसक आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है या बताया जा रहा है, वो चंद लोग हैं और वो इस कारण से हताशा में है क्योंकि उनकी कहीं न कहीं जो राजनीतिक जमीन थी वो खिसक गई है। सर, ये जो भी चंद लोग हैं इनका ध्यान तो आपको रखना होगा, सरकार आपकी है महाराष्ट्र में, इन चंद लोगों पर आपको कानून व्यवस्था के अनुसार कानून व्यवस्था वहाँ पर चुस्त और दुरुस्त है, धारा 144 भी लागू है और जहाँ आवश्यकता है। ठीक है, मैं लौटूंगी वापस गौरव जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मुकेश जी देखिए, सर्वसम्मति के साथ बैठक में सभी दलों ने ये कहा है कि हम सर्वसम्मति के साथ इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सहमत हैं आप? शरद पवार जी भी पहुंचे हुए थे। बिल्कुल सहमत है जी, लोगों के हित के लिए और आरक्षण मिले इनको, हमारी तो पहले से हम तो उसके साथ खड़े। हाँ, लेकिन जो दंगा हो रहा है इस भारत के अंदर, हाँ, और लोगों को जो तकलीफ हो रहा है, जो रहीवासी रेसिडेंट है उनको जो एक भय का घर से बच्चों के साथ बाहर जाने पे आज घबर रहे हैं, कई गाड़ियों पे तोड़ फोड़, अभी हसीना उसने सबकी गाड़ी पे तोड़ फोड़ कैसे। तो ये सब चीजें जो है लोग नेता बनने की चक्कर में सबकी सर्वसम्मति भी है, सब मुद्दे को सुलझाना भी चाहते हैं, राजनीति कोई मुद्दे पर उन लोगों को सलूट है, उनको आरक्षण मिले। हमारी सरकार और हमारी सभी पार्टी के लोगों को लेकर आज मीटिंग किया गया कि सब लोग मिलके जो है इसका हम आगे रास्ता निकाल के लेंगे। दूसरी बात देखिए वक्ता जी, ऐसा है सेंट्रल गवर्नमेंट में जब तक कानून नहीं बनेगा 50% आरक्षण है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कानून का इसका लाना पड़ेगा। ये सारा चीज लंबा प्रोसीजर है, आज तो नहीं कि आज ही कल सुबह दे दिया। अब मनोज जरंगे जी जिस हिसाब से मांग रहे हैं कि पूरा करो, सब करो, इतने सब मराठे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में रहे हैं, तो अभी तक तो ये पूरा नहीं हुआ है। वो अभी चालू है प्रोसीजर। अब ये प्रोसीजर चालू होने के बाद
इसके लिए वक्त लगता है। तो कुछ लोग अपनी जो तरह तरह के बयानबाजी, कुछ लोग तोड़ फोड़ करके ये हासिल नहीं कर सकते हैं। कोई बातचीत से रास्ता निकलेगा और जल्दी निकलेगा। ठीक है और संजय जल्दी ही द्विवेदी जी, इनका न्याय मिलेगा। ठीक है संजय द्विवेदी जी, सर्वसम्मति से इस फैसले को सुलझाने की बात की जा रही है, मुद्दे को साफ तौर पर सुलझाने की बात की जा रही है, आरक्षण को लेकर बात की जा रही है, आप सहमत हैं या कोई दिक्कत परेशानी? करवा चौथ से पहले मैं करवा चौथ सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात ये है जो अभी हमारे गौरव जी कह रहे थे, उनकी बात पे मैं आऊंगा। आंदोलन करने का अधिकार संविधान के तहत निहित है, आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त हो, सरकारी संपत्ति का नुकसान हो, ये आंदोलन का स्वरूप नहीं होना चाहिए। लेकिन गौरव जी ने एक बार बड़ी अच्छी बात कही कि साहब इसमें कुछ अराजक तत्व जुड़े हुए हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब दिल्ली में भी 4 दिन इसी तरह से ताबड़तोड़ चला था, अस्त जीवन किया गया, अभी मणिपुर में हुआ, आज महाराष्ट्र में है, तो आपकी सरकार क्या कर रही है, आपका प्रशासन क्या कर रहा है? बिल्कुल। आप सिर्फ आरोप लगाने के लिए है, आपकी सरकार वहाँ पे है, आपने तोड़फोड़ की सरकार बनाई, अपने फायदे के लिए सरकार बनाई, लेकिन जब एक ऐसी 8-8 जिले महाराष्ट्र के चल रहे हो तो आपको ये बयान देना चाहिए बैठ के यहाँ पे कि आप कह रहे हैं साहब उसमें कुछ लोग अराजक तत्व जुड़े हुए हैं, तो अराजक तत्वों को निकालने का, गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सर्वदलीय जो बैठक हुई उसमें शिवसेना, उद्धव ठाकरे को नहीं शामिल किया गया, क्यों नहीं शामिल किया गया? जबकि हमारे इस यूबीटी पे एक विधायक भी जीत के आया, है, क्यों नहीं शामिल किया गया? इनकी जो मानसिकता है यही जो दिखाई पड़ती है, ये देश में, यह प्रदेश में कितना आगे लेके चलना चाहते हैं। ठीक है गौरव जी, राजीव जी आप कुछ कहना चाहते थे, आप ही से शुरुआत करती हूँ। निश्चित तौर पर मैं गौरव जी की बात पे कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ। गौरव जी ने कहा है कि लोगों की राजनीतिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक मंशा है जिसके चलते मराठा आंदोलन को इस तरह से हवा दे जाती है। इनकी राजनीतिक मंशा हो सकती है। शिवसेना का एक गुट, बड़ा गुट जिसे कह सकते हैं, ये इनके साथ है। एनसीपी के दोनों पक्ष जो कि इस मराठा आंदोलन में अलग अलग हैं, वो भी इनके साथ सर्वदलीय संबंध बैठक में। बिल्कुल। बाकी जो छोटे अलग अलग दल हैं वो भी इनके साथ हैं। रही बात ये कह रहे हैं कि शिवसेना का उद्धव गुट जो अपनी राजनीतिक वंशा के चलते इस आंदोलन को हवा दे रहा है। आपको याद होगा कि जब मराठा आंदोलन की शुरुआत हुई थी उस समय देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के जो भी बड़े नेता थे, उस आंदोलन में मराठा आंदोलनों के साथ जो शांतिपूर्ण तरीके से लगभग 1 साल चला था, उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, एनसीपी सरकार थी, उस समय उस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, मराठाओं के जाके अलग अलग भाषण भी दिया करते थे। गिरीश महाजन बार बार मराठा आंदोलन में कई बार देखी भी गई है, इस बार मध्यस्थता करने के लिए उन्हीं को भेजा गया था। तो अब रही बात की उनका क्या नाम है कि इसमें असामाजिक तत्व घुस गए हैं। जब औरंगाबाद से शुरुआत हुई थी उस समय असामाजिक तत्व नहीं थे, बीड़ में आते ही असामाजिक तत्व हो गए। बीड़ में जब विधायकों के जो घर जो जलाए गए तब असामाजिक तत्व हो गए। जब आंदोलन रोड पर आ गया तब असामाजिक तत्व है। सरकार आपकी है, पहले आपने ही कहा था कि मराठा, जब विरोधी पक्ष में आप हुआ करते थे, मराठा को बीजेपी जब विरोधी पक्ष में हुआ करती थी, मराठा आरक्षण को भरपूर वकालत किया करती थी। लिहाजा यही था कि जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार रही थी तब मराठा आंदोलन की बात पुरजोर तरीके से किया और उन्हें अपने वचनों के आधार पर उन्हें आगे बढ़ना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में जाके दाखिल करना पड़ा, जिससे मराठा आरक्षण की कुछ बात आगे बढ़ी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे दरकिनार किया, हाईकोर्ट में उन्हें पेशकश मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस बात को साफ करके कहा गया कि यहाँ कोई अपरिहार्य स्थिति नहीं है। मराठाओं की अगर भूमिका देखा जाए तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में एक सबल पक्ष कहे जाते हैं, धनाढ्य कहे जाते हैं। शुगर मिलों की अगर देखा जाए तो शुगर मिलों की लंबी फहरिस्त में मराठाओं के हिस्से में है, यानी जवाब ले लेते हैं। कॉपरेटिव है उसमें है। तो आखिर कौन लोग हैं जो कि इस आंदोलन में घुस गए हैं और फिर कौन लोग हैं जो कि अपने राजनीतिक पृष्ठभूमि देखना चाहते हैं या जमीन जिनकी खिसक गई है उसे देखना चाहते हैं। एक व्यक्ति जिसे मैं मराठी मानुष की बात को लेकर राज ठाकरे जो करते थे उनके विधायक को आपको किया जाएगा। हालांकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा मराठाओं के मुद्दे को लेकर चलने वाले राज ठाकरे आज हाथी पे हैं, उन्हें आप सर्वदलीय संबंध बैठक में बुलाते हैं। बाकी लोगों को किस तरीके से करते तो आखिर किसकी ठीक है राजीव जी, जवाब ले लेते हैं। गौरव जी
जवाब दीजिए। लगातार शिवसेना की तरफ से भी इस मसले को उठाया गया कि आप अगर सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं तो आप एक किसी गुट को कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे ये तय कर सकते हैं कि किसको आपको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। जितनी पार्टी है, जितने दल हैं, आपको सबकी सर्वसम्मति चाहिए। और उसके बाद भी जिन अराजक तत्वों की बात की, वो बताइए कि किसका पर्टिकुलर आप किसको कहना चाहते हैं कि कौन से ऐसे अराजक तत्व हैं जिन्हें आप संभाल नहीं पा रहे हैं। सरकार आपकी है। मुक्ता जी, पहली बात तो स्पष्ट कर दें कि जो भी अराजक तत्व हैं उनको प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है उसको संभालने में सरकार सक्षम है और संभाल भी रही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण विषय है जो उठाया जा रहा है कि जो बुलाया नहीं गया शिवसेना के उद्धव गुट को, तो ये भी सरासर गलत है। निमंत्रण सभी पार्टियों को समान रूप से जाता है और कोई ना जाए और उसका ठीकरा सरकार के ऊपर फोड़े तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और कुछ भी नहीं हो सकती है। और तीसरी जो प्रश्न है कि कौन लोग इसके पीछे हैं, तो वही लोग इसके पीछे हैं जिनकी अपनी खुद की राजनीतिक जमीन चली गई, जिनकी अपनी खुद की पार्टी कहीं न कहीं संकट में आ गई। आज वो जूझ रहे हैं अपने राजनीतिक संकट से, तो कहीं न कहीं वही लोग हैं। इस तरह के लोगों की चर्चा आ रही है और जो अराजक तत्वों ने अंजाम दिया है पुलिस प्रशासन उससे निपट लेगा। जिन लोगों ने गलत काम किए हैं उनको जरूर प्रशासन खोज निकालेगा, वो तो जांच का विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको हिंसक बनाना ये मराठाओं का कभी चाल चरित्र नहीं रहा। ठीक है गौरव जी, ठीक है। संजय जी कुछ कह रहे हैं, मैं संजय जी कुछ कह रहे हैं, मैं उनकी बात भी सुनना चाहूंगी। जी संजय जी, सांसद का घर जला दिया जाए, ठीक है। वक्त की कमी है गौरव जी, मेरे पास, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है पूरी पीसुल बेंची सब पूरा बेटे डालना है। आज अगर कोई चीज संभाल नहीं पा रहे हैं तो विपक्ष में दोष दे रहे हैं। अरे शिवसेना उद्धव ठाकरे ने एक प्रत्याशी चाया है इसी महाराष्ट्र में, और जितने चुनाव हुए हैं एनसीपी, शिवसेना और भारतीय जनता कांग्रेस के प्रत्याशी जीते। आपने महाराष्ट्र में कितने प्रत्याशी जिता दिए? तो यह कहना गलत है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं पहले अपनी तरफ झांकिए कि आपके अंदर क्या है। ठीक है मुकेश जी, राष्ट्र विरोधी 10 सेकंड के अंदर आप अपनी बात को कंक्लूड कीजिए। कार्य नहीं किया, हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि मन के कार्य करती है। ठीक है और संजय अपने अंदर अपनी जो आपकी जो बातें हैं जी, इनको सुधारिए, देश से बात करना शुरू करिए, राष्ट्र से बात करना शुरू करिए। कर रहे हैं क्योंकि राजनीति ये है, दो आप समझ सकते हैं कि जमीन सभी को मजबूत चाहिए, लोगों का भला अगर चाहिए होगा तो सब एक होकर अब इनको जो आरक्षण है वो दे देना चाहिए। उसके बाद बाकी लोगों का भी आरक्षण बाकी है, बहुत से काम पेंडिंग पड़ा है। मैं समझता हूँ शरद पवार साहब गए हैं आज की मीटिंग में, तो ये इसका जो है जरूर रास्ता निकलेगा। अगर आप एक तरफ से मट्टी खोदोगे दूसरे तरफ से पानी डालोगे तो ये भी तो ठीक नहीं है। मन मिलना चाहिए, ये सिर्फ हाथ मिलाने से काम नहीं होगा, दिल से लोगों का काम करना चाहिए सभी लीडरों को मिलकर, और ये समस्या जो है महाराष्ट्र का सुलझा लेना चाहिए। इसमें नुकसान जनता का है, लीडरों का नहीं है। पार्टी अपनी अपनी चमकाने के लिए मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, उससे कोई मतलब मानी नहीं है। वो पूरा चल रहा है, ये सारे चीजों को समझ लेना चाहिए। मैसेज गलत जा रहा है महाराष्ट्र के बारे में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर इस मुद्दे को लेकर जो सर्वदलीय बैठक हुई, उस सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की तरफ से एक मांग उठाई गई और ये मांग ये है कि प्रधानमंत्री मोदी को यानी कि केंद्र सरकार को इसमें दखल देना चाहिए, इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।